फलों के बीच में बम रखा हुआ था, मेजर उतरेगा तो उसे हम घेरेंगे और देखेंगे या होस्ता पटाई कर रहे हैं उसकी। और मुझे पहले टांगा, पंखे से बांधा, मेरे तलवों पे डंडों से मारते थे। जुल्फ़िकार का सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट था और वो टारगेट ये था कि जनरल ज़िया-उल-हक को कत्ल किया जाए। नाइस खान को पर बीबी का कोई एतबार उस ज़माने में नहीं था। एक आदमी पानी लेके बैठा रहता, जैसे मुझे झपकी आए और वो मेरे मुंह पे ठंडा पानी मारता था। इस तरह नहीं होती, कुरान पाक खोल कर दे रहा है और वहीं गन निकाले उसको मार दे। नवाज़ मलिक मेरे नज़दीक तो बिल्कुल, मैं तो उन्हें गुनाहगार समझता हूँ और समझता हूँ कि वो पार्ट ऑफ द पैकेज हैं। अच्छा। जिन लोगों ने बहुत अरसे से ज़माने से प्लान करके बीवी को फंसवाया, मरवाया। उर्दू प्रेस के साथ मैं हूँ वाजिद रज़वानी। मार्च 1981 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक तैयारा PK 326 अगवा होता है। ये तैयारा कराची से पेशावर जा रहा था और उसके बाद जो हाईजैकर्स हैं इसको पेशावर ले जाते हैं और उनका मुतालबा होता है कि उनकी जो सियासी कारकुन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको रिहा किया जाए। ये तैयारा तकरीबन 14 दिन तक हाईजैक रहता है और जो हाईजैकर्स होते हैं वो इस तैयारे को लेके पहले काबुल जाते हैं और उसके बाद फिर दमिश्क ले जाते हैं। वहाँ से एक लिस्ट दी जाती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि तकरीबन 150 के करीब अफराद हैं, उनको रहा किया जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुतालबात नहीं मानती है, फिर वो लिस्ट कम करके 100 पे आती है। उसके बाद 54 के करीब अफराद होते हैं। उन 54 अफराद में से एक जो फ़र्द हैं अकरम कायम खानी, जो सियासी कारकुन रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, PSF के काफ़ी एक्टिव मेंबर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो अब उसके बाद 90s में बैरून मुल्क चले गए थे और ख़ास बात कि वो जुल्फ़िकार के भी रुकन रहे हैं और काबुल में उन्होंने ट्रेनिंग भी हासिल की है। तो उनसे उनके करियर के हवाले से बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या दौर था उस वक्त और उस वक्त की पीपल्स पार्टी और इस वक्त की पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अकरम कायम खानी से। बहुत शुक्रिया अकरम कायम खानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आपका करियर माशाल्लाह बहुत भरपूर रहा है। बहुत सियासी ज़िंदगी आपकी 70s 80s की 90s में आपने बहुत भरपूर गुजारी है। तो थोड़ा हमारे व्यूवर्स को ज़रा ये बताएं कि जो आपका तालीमी बैकग्राउंड है या आपकी पैदाइश कहाँ से हुई है, अगर इस बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया बातचीत के लिए। मैं एक कायम खानी राजपूत हूँ और हम माइग्रेशन जब हुई, पाकिस्तान बना, तो हमारे आबो अजदाद जो थे वो, क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान की बिल्कुल बॉर्डर पे आप हमारा थरपारकर है। तो थरपारकर हम वहाँ से माइग्रेट करके थरपारकर आ गए। वहाँ एक गांव है, उसे जेम्साबाद कहा जाता था, अब आजकल उसका नाम कोट गुलाम मोहम्मद है। तो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में मैं पैदा हुआ, उसी कोट गुलाम मोहम्मद में। मैं सिर्फ 1 या 2 जमातें गांव में गया और उसके बाद वहाँ से हम कराची आ गए। कराची आने के बाद शाह फैसल कॉलोनी में सारी ज़िंदगी मेरी जो गुज़री, उसके बाद से यूनिवर्सिटी तक वो शाह फैसल कॉलोनी में गुज़री। 2 नंबर में मैं रहा करता था। मैट्रिक के बाद दोस्तों ने मुझे के मशवरे से मैं जामिया कॉलेज मलीर में, ठीक है, मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से सही मानों में जिसे कहते हैं सियासी शुरू हुई, सियासत शुरू हुई। मैं वहाँ NSF में था और NSF में मैं एक्टिव रहा जामिया में 77 में। उसके बाद उसी दौरान में यहाँ सहाफ़ियों की तहरीक शुरू हुई। बिल्कुल उस तहरीक में ये हुआ तय, वो तहरीक के रहनुमाओं ने, अफ़ाज़ भाई ने, सब लोगों ने तय किया कि इसको लंबा करने के लिए ज़रूरी है एक सहाफ़ी, एक तालिब इल्म, एक किसान और एक मज़दूर रोज़ाना 4 लोग गिरफ़्तारी देंगे। ठीक है, ये तय हुआ ताकि लंबा 1 महीने 2 महीने के लिए तहरीक चलानी है। तो मैं दूसरा तालिब इल्म था NSF से, मैंने गिरफ़्तार दी, मैं जेल चला गया। लांडी जेल रहे हम, फिर लांडी जेल से हमें हैदराबाद जेल में इंतक़ल कर दिया गया। मैं मुजाहिद बरेलवी और महमूद शाम, अपने अशरफ शाह जो भी आजकल आए हैं, वो फाजिल राहो और वो उस्मान कैनेडी और हम आपके मूसा जी दीपक जो होते थे और आपके कौन अपने गौसी, सबीउद्दीन गौसी और ये सब, हम सब जेल में थे। हम एक ही बैरिक में हैदराबाद में होते थे। पूरे सिंध की जेलों में हम लोगों को भेजा गया और फिर हमने जेल के अंदर तादे में मर्ग भूख हड़ताल की। सही है, वो भी बड़ा तारीख़ी वाक़या था और उसके बाद आखिरकार वो मुतालबात माने गए वगैरह वगैरह, जो आपके सामने ही है।
तो फिर मैं वहाँ से जब रिहा हुआ, उस दौरान में जो है रिहा हुआ, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। और क्या किस शोबे में थे आप? मैं बुनियादी तौर पे आईआर का स्टूडेंट था। मुझे इंटरनेशनल हमेशा ये था कि मैं आईआर पढ़ूंगा, लेकिन मैं जब वहाँ गया तो वहाँ हमारे जो दोस्त थे उन्होंने कहा नहीं भाई, आईआर तो सही है, हम हारते हैं हमेशा जर्नलिज़म में, ठीक है, तुम्हें जर्नलिज़म जाना है क्योंकि हमें जीतना है वहाँ उस डिपार्टमेंट से इलेक्शन। तो मैं आवाम की पुरजोर इसरार पर, हमारी जो कमेटी थी प्रोग्रेसिव फ्रंट, उसके कहने पे मैं चला गया जर्नलिज़म में। और जर्नलिज़म में उसके बाद से मेरा ख्याल है लोग गवाही देंगे, उसके बाद से जमात कभी वहाँ जीत नहीं सकी। उसी दौरान में जो मेरी आखिरी गिरफ़्तारी थी कराची जेल में, वहाँ मुझे एक बहुत नामवर सहाफ़ी हैं जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ, इरशाद राव साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर के बहुत करीब थे और उनके साथ। तो इरशाद राव ने मुझे परसू किया जेल में और कहा कि यार तुम क्यों नहीं पीएसएफ ज्वाइन कर लेते, और पीएसएफ ज्वाइन कर लो और पीपल्स पार्टी में काम करो। और भुट्टो साहब को फांसी हुई तो उस वक्त भी मैं जेल में था, लेकिन वो जो जेल थी ना हमारी उस वक्त पीपल्स पार्टी में हम शामिल नहीं थे, यानी। लेकिन हुआ क्या था कि मिराज साहब ने कहा कि अब भुट्टो जेल जा चुका है और उसके साथ बुरा हो रहा है, तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो एनएसएफ ने एक इजलास बुलाया कि भाई हम किस तरह भुट्टो की रिहाई के लिए काम करें। वो इजलास मेरे घर पर शाह फैसल में हुआ, और वहाँ पुलिस को कुछ जमात इस्लामी के लोग थे, हुसैनी मेडिकल स्टोर, वहाँ हम बैठते थे, तो वहीं से कोई लीक मिल गया कि हम बातें कर रहे होंगे, बता रहे होंगे यार रात को कल मीटिंग है वगैरह। तो वहाँ जनाब पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया, और मेरे घर से तकरीबन कोई 16-17 जो हमारी मरकज़ी रहनुमा थे, बल्कि 1-2 तो लाहौर से आए हुए थे, वो सब के सब अरेस्ट हो गए। हम सारी की सारी एनएसएफ मेरे घर से अरेस्ट हुई, और हम जैसे पाबो जोलो चलो ना, मैं फैज़ साहब का, हमें हाथ बांध करके रस्सियों से, कि इतनी सारी हथकड़ियाँ नहीं हैं उनके पास, तो वो हमें लेके वहाँ, मेरे घर से थाने का रास्ता बिल्कुल सीधा है, वहाँ थाने लेके गिरफ़्तार कर लिया। इस जेल में जब मैं गया, यानी भुट्टो की रिहाई वाली, इस पर मुझे इरशाद राव साहब ने रब्ता किया और कहा कि, तो फिर अब जब मैं बाहर आया, तो आने के बाद मैं यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ मुझे कदीर आबिद, जिनका कत्ल किया जमात इस्लामी के लोगों ने यूनिवर्सिटी में, कदीर आबिद मरहूम ने मुझे जो है वो रब्ता किया और कहा कि आपको मसरू हसन सही, उनसे मिलाता हूँ, आप चले। फिर मैं मसरू हसन से मिला, हसन स्क्वायर पे एक होटल में छुपे हुए, वो अंडरग्राउंड थे उस ज़माने में, तो वहाँ मैं उनसे मिला, और वहाँ समझ लीजिए कि मेरी पीएसएफ में शमूलियत हो गई, ज्वाइनिंग हुई, और पीपल्स पार्टी शमूलियत हो गई। फिर मुझे बेनज़ीर भुट्टो से मिलवाया इन लोगों ने, और वहाँ से हमारी सियासत का आगाज़ हुआ। आपने कोई फ़ौजी जीप भी चलाई है, डिटेल से ज़रा उसका वाक़या बताएंगे, क्या हुआ था उसमें? उसमें ऐसा वाक़या नहीं था। वाक़या ये था कि उस ज़माने में तमाम तालीम इदारे पूरे पाकिस्तान के ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ हो रहा था, तकरीबन पूरे मुल्क के तालीमी इदारे बंद थे, ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटीज़। कराची यूनिवर्सिटी खुली हुई, क्योंकि वहाँ पे जमीयत का बहुत सख्त होल्ड था और ज़िया-उल हक़ की मेहरबानियाँ थी, तो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ। तो मैं उस एक आध दिन पहले मोहतरमा के पास मिलने गया, बेनज़ीर साहबा, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी था पीएसएफ का, तो मैं गया उनसे। मोहतरमा ने मुझसे कहा कि ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि आप लोग जो है यूनिवर्सिटी कराची खुली हुई है और पूरी दुनिया बंद है, तो ये क्या वजह है? मतलब क्या आप लोग बस मेंबर नहीं हैं क्या? नहीं, क्यों आप ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट नहीं करते? मैंने कहा बीबी हमने तो इस बारे में गौर नहीं किया, लेकिन अब अगर आप कहती हैं तो इंशाअल्लाह कल हम बंद कर देंगे यूनिवर्सिटी, फ़िक्र ही नहीं करें आप। अभी तय हुआ कि मैं आया, फिर आने के बाद मैंने सारे कॉलेजों का दौरा किया और हमने फ़ैसला किया कि सब जमा होंगे यूनिवर्सिटी, तमाम जो हमारे मेम्बरान, और हम पॉइंट्स पे कब्ज़ा करेंगे। पॉइंट्स कहते थे उन बसों को जो मुख्तलिफ़ इलाकों को जाती हैं, पिक एंड ड्रॉप, हाँ, उनको कब्ज़ा करेंगे, और कब्ज़ा करके हम गुरु मंदिर पे हंगामा करेंगे। गुरु मंदिर पे जब करेंगे तो शहर में हंगामा होता है, यूनिवर्सिटी वैसे ही बंद हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है। अब ये तय हुआ, लोग आना शुरू हो गए सुबह सुबह के वक्त। तो अभी हम जमा हो रहे थे कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी होते थे फ्रंट के, शाहाब अहमद, वो आजकल अमेरिका में।
तो साहब मेरे पास भागते हुए आए और कहने लगे कायम खानी भाई, वो मेरे ख्याल में गुरु मंदिर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे फ़ौजी आ गया है और उसकी जीप आ गई है। तो हमने कहा अच्छा ये कहाँ आ गया? हमने कहा यही प्रोटेस्ट करते हैं, ज़ाहिर हंगामा, मतलब किसी के दिमाग में नहीं था कि जीप को जलाने का मकसद ही नहीं था। हम वहाँ भाई अब यहाँ से लॉबी से जुलूस हम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ लेकर गए। ज़ाहिर लीड मैं कर रहा था, नारे लग रहे थे फ़ौज का जो यार है गद्दार है और ये है वो है, और लगाते 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 हम उस जीप के पास पहुँचे। तो उस बेचारे का जो ड्राइवर था वो कांपने शुरू हो गया। तो हम फौजी क्यों आया हुआ था? अच्छा, अब वो एक मेजर साहब थे, वो अपनी बेटी का दाखिला कराने, उन्हें पता नहीं था कि अब तो आप जाएं तो हर तरफ फ़ौज है। उस ज़माने में तो पुलिस वाला भी वर्दी में नहीं आ सकता था यूनिवर्सिटी के अंदर। किसी पुलिस वाले को भी इजाज़त नहीं थी कि वो गाड़ी लेके आ जाए और आ जाए, सवाल ही नहीं। तो वहाँ वो देखा तो फ़ौजी साहब अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए वर्दी में आए और गाड़ी उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक के अंदर सामने पार्क की और ऊपर चले गए। तो हम गए नारे लगाते हुए, तो खैर साहब ड्राइवर साहब को तो हमने भगा दिया कि भाई आप जाइए, आपका कोई लेना देना नहीं है। वो बेचारा चला गया और इसके गिर्द लोग जमा हो गए और नारे लगाते रहे। अच्छा, इसी दौरान में हमारे जो कोई हमारे दोस्त यार हैं, ज़ाहिर हमारे साथ जो लड़के थे उनमें से किसी ने, शरारती लोग, उन्होंने कोई पेट्रोल वेट्रोल निकाला किसी मोटर बाइक का और निकाल करके इस जीप पे छिड़क दिया। अब तो अब उसी वक्त जो है वो फ़र्रुख और ज़र्रार ख़ान जो है वो ज़ोरों में थे, उनका पूरा स्क्वाड इस्लामी जमात के जो ये बड़े अहम लोग थे, इन्होंने हम पे अटैक किया। कि आप आग लगा चुके थे? नहीं, अभी आग लगी नहीं थी, उसी बस अभी लगने वाली थी। लोग जमा हो रहे थे, मतलब मुझे तो नहीं पता था आग लगने वाली है, लेकिन हम नारे लगाने में इतने मसरूफ़ थे कि हमारा ख्याल था कि वो जब मेजर उतरेगा तो उसे हम घेरेंगे और देखेंगे या होस्ता पटाई कर रहे हैं उसकी क्या। लेकिन ये हमारा कभी जीप की तरफ तयशुदा नहीं था प्रोग्राम, नहीं, सवाल ही नहीं होता। वो आया हमसे पूछ के थोड़ी आया था। सही बात है। तो खैर एनीवे वो लड़कों ने आग लगा दी। जब उसको आग लगाई तो ये फ़र्रुख और ज़र्रार ख़ान वाले, अरे ज़ियाउल-हक़ के डायरेक्ट आँखें थी कराची यूनिवर्सिटी पे, उनकी हुकूमत थी। तो ये तो बहुत बड़ा वाक़या हो गया। अब तो ज़ाहिर है ये तो इंटरनेशनल वाक़या हो गया। वो आग लग गई और इन्होंने मुझे जो है फ़र्रुख ने, फ़र्रुख क्योंकि मेरे ज़्यादा करीब दोस्त थे तो वो मुझ पे लेट गए और कहने लगे नहीं मारो नहीं मारो। लेकिन ज़र्रार ख़ान और उनके जो दोस्त थे 8-10, उन्होंने मुझे लाते घूसे, कपड़े मेरे फाड़ दिए और जो कुछ करना था उन्होंने किया और उठा के मुझे जो है वो वहीं नीचे एक रूम है, अगर आप कभी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जाए, कमरा एक है, उस कमरे में उन्होंने बंद कर दिया। बाहर दरवाज़ा लगा, जमीयत के लोग खड़े हो गए। अच्छा, हमारे लोग अभी बहुत कम आए थे और जो आपको मैंने जैसे बताया कि हमारे आम लोगों के पास सवाल ही नहीं होता असली वसली का, कोई नासला न हंगामा। इतने में और टीपू जो थे वो हमारी एक वाहिद फोर्स थे, या ज़्यादा सलीम जान को कह लें कि ये कुछ हमें बचा सकते थे। तो टीपू सब मिले नहीं और मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे। तो अब वो जहाँ कहीं टीपू छुपे हुए थे तो वहाँ वो हमारे कुछ लोग गए, भाग के देखा वहाँ टीपू नहीं है। तो खैर साहब मुझे इन्होंने अरेस्ट किया, मुझे गिरफ़्तार हो गया। अब मुझे तो मालूम था कि अगले दिन जो है टीपू मेरा बदला लेगा। तो मैंने जब वो ये मुझे लेके जा रहे थे ना उस कमरे में उठा के, तो ज़ाहिर है कि सब दुनिया देख रही सुन रही थी। तो मैंने कहा कल की तारीख़ तुम्हें बताएगी कि क्या होगा, तुमने आज मुझ पे अटैक किया है। क्योंकि मुझ पे आज तक जमीयत के लोग कभी हमलावर नहीं हुए थे। मैंने ये ऐलान कर दिया कि कल की तारीख़ दे, और इत्तेफाक क्या हुआ कि अगले दिन आए टीपू और वो लेके आए असला और अल्लाह उन्होंने आके फायरिंगें की और ज़रार के ऊपर। ज़रार की किस्मत अच्छी है, ज़रार ज़ख्मी नहीं हुए। और लेकिन मेरा दोस्त था बहुत अच्छा जमीयत का और बड़ा सीधा बंदा था, हाफिज़ असलम। हमारी यूनियन की असेंबली होती है, तो असेंबली के स्पीकर थे वो हमारे हाफिज़ असलम की मतलब मौत हो गई। और बहुत सारे ईरानी लड़के वड़के जो गोलियाँ, क्योंकि ये स्प्लैशन कॉफ से फायर हुआ है, ग्रेनेड इन्होंने फेंके टीपू ने। उस दौरान मैं तो अंदर था, मैं तो जेल मतलब थाने में था। क्या सलूक हुआ? बदला ले, बहुत मारा मुझे। मेरा ख्याल है मेरे आँखें बंद थी। ये मलिक कैंट का इलाका है मुझे लगता है, वहाँ ही कहीं किसी, क्योंकि मेजर साहब ले गए होंगे ना अपना बदला, उसकी नौकरी तो गई होगी, ठीक है ना, मेजर साहब की तो नौकरी गई होगी, तो उन्होंने अपना बदला ले प्राइवेटली पिटाई करवाई होगी अपने रंगरूटों से जो भी था।
PIA का एक तैयारा अगवा होता है बोइंग 326 PK 326 मेरे ख्याल में, और उसकी गिरफ़्तारी में जो नासिर जमाल साहब थे, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के थे, अब्दुल सलाम टीपू और अरशद अली, ये 3 अफराद थे जिन्होंने ये कहते हैं कि तैयारा अगवा किया, और 148 अफराद थे उस जहाज़ में PIA के अमले समेत। और पहले वो तैयारा कराची से पेशावर जा रहा था, वहाँ से अगवा किया, फिर इसको वो अफ़गानिस्तान काबुल लेके गए, और फिर उसके बाद ये इसको दमिश्क लेके गए। इन्होंने जो फरमाइश की हाईजैकर्स ने कि हमारे कोई 150 लोगों को आप रिहा करें, फिर उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब ने वो लिस्ट कम करके 100 कर दी, फिर बाद में 54 कर दिए। उन 54 में आप भी शामिल थे, तो ये ज़रा आप हमें डिटेल बताएं क्या हुआ। हाँ अली, ये देखें हाईजैकिंग जो है ना, उसका इल्ज़ाम ज़ुल्फ़िकार पे आया और मतलब मुर्तज़ा भुट्टो पे आया, लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो पे जो इल्ज़ाम आया वो इल्ज़ाम इन फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हाईजैकिंग का ज़रूर ज़ुल्फ़िकार ने सोचा था, प्लान किया था कि होगी, लेकिन इत्तेफाक ये था कि वो हाईजैकिंग कैंसिल हो गई। कैंसिल इन अ सेंस क्योंकि काबुल में जो ज़ुल्फ़िकार का कैंप था उसमें लोग नहीं जा रहे थे। किसका कैंप था? ज़ुल्फ़िकार नामी जो तंजीम जैसे कहा, उसका जो कैंप था वहाँ लोग नहीं जा रहे थे, बहुत कम पीपल्स पार्टी के लोग वर्कर पहुँचे वहाँ, और क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो और बेगम भुट्टो दोनों सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए जो ज़ाहिर वर्कर तो फॉलो करता था क़यादत को, तो वो जा नहीं रहे थे, लोग बहुत कम लोग गए, इसलिए उन्होंने इस फैसला किया कि यहाँ से बंद करके हम लीबिया चले जाते। तो तकरीबन जो कैंप था वो पैकअप हो गया। सही है, पैकअप हो गया, तो जो हाईजैकिंग का फैसला था वो भी कैंसिल हो गया कि अब नहीं करेंगे। सही तो टीपू को इतला दे दी गई कि आपका जो मंसूबा है उसे कैंसिल कर दें, अब हम नहीं करें, बात ख़त्म हो गई। अब इस वाक़े के 2-3 महीने के बाद जब कैंसिलेशन के ये वाक़या होता है मेरा वाला, यानी जीप वाला वाक़या, और टीपू फायरिंग करता है मेरे बदले में, और उसके बाद हाफिज़ असलम इंतकाल कर जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो और ज़ख्मी होते हैं, तो एकदम से शहर के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया, और जमात इस्लामी बहुत मजबूत और जमीयत उलमा बहुत मजबूत, तो इन्होंने दीवारों पे हर जगह लिखा टीपू को फांसी दो, टीपू को फांसी दो। अब टीपू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था छुपने का, सिवाय इसके कि वो रिवाइव करे उस मंसूबाबंदी को जो हाईजैकिंग की थी। ठीक है, तो ये उसका ज़ाती फैसला था? ये उसका ज़ाती 100%। इसमें ज़ुल्फ़िकार या पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कोई ताल्लुक? कोई ताल्लुक। तो ये नासिर जमाल और अरशद अली भी उसी में शामिल थे? टीपू के साथ जिन लोगों ने हाईजैकिंग मिल के करनी थी, वो दोनों पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे लड़के, वो दोनों चले गए थे पंजाब वापस, क्योंकि कैंसिल हो गया प्रोग्राम, नहीं बना। उन्होंने कहा चाहे, अब टीपू अकेले थे। टीपू ने फ़ौरन सारे काम तो किए थे, उन्होंने तैयारी कि हमने कैसे करनी है, वो तो सब रेडी था। अब कैंसिल हो गई, टीपू बेचैन रूह थे वैसे भी, और अब ये वाक़या इतना बड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अब वही कर देता हूँ उस मंसूबे। जब उस मंसूबे को करने लगे, अच्छा पीपल्स, आपने लिबरेशन आर्मी का नाम लिया, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी से कभी भी इन लोगों का ना ताल्लुक़ है, ना ज़ुल्फ़िकार का कोई ताल्लुक़। ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ज़ुल्फ़िकार से पहले लीबिया के फ़ंड से बनाई गई तंजीम थी, जिसे ब्रिगेडियर उस्मान खालिद चलाते थे। वो भी यही सिमिलर टाइप ऑफ काम कर रही थी कि हम पाकिस्तान में जाएं और ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद करें, लेकिन ज़ुल्फ़िकार बनने के बाद वो पैकअप कर चुके थे। सही है। तो ये जो यहाँ पे हुआ, टीपू ने फिर क्या किया कि मैं किस तरह करूँ, मैं किसको लूँ। तो टीपू की ये दोनों कज़न हैं, फर्स्ट कज़न नासिर जमाल, अब्दुल बारी ख़ान के भाई, ठीक है, और अरशद अली ख़ान, ये तीनों आपस में सगे फर्स्ट कज़न्स हैं। ठीक है, इन्होंने अपने इन दोनों भाइयों को, जो नासिर जमाल जो है हमारे PSF में थे, अरशद अली ख़ान का कुछ लेना देना सियासत से नहीं था, वो अपने इनके कज़न ही थे सिर्फ, लेकिन वो तेज़ थे, गाड़ी बहुत अच्छी चलाते थे, और ये वो तो ज़रा मतलब जैसे कहते हैं ना, ज़रा उनके साथ यंग थे। तो टीपू ने उनको चूज़ किया, दोनों को, और उनसे कहा कि आप मेरे साथ चलें, हम ये करेंगे, और इनको राज़ी कर लिया, और इन तीनों ने मिल कर के अगवा किया। सही है। तो आपकी कभी टीपू से बात हुई इस हाईजैकिंग वाले मामले पे? बहुत हुई, टीपू से तो हाईजैकिंग से पहले नहीं हुई, हाईजैकिंग लेकिन हाईजैकिंग बाद जब हमारे साथ थे बाहर
लिबिया में थे, सॉरी सीरिया में थे या काबुल में थे, वहाँ बहुत बातें तो अपनी उस फैसले पे उनको कोई वो था? नहीं बिल्कुल मुझे भी नहीं है। हाँ। ठीक है, मैं आई सपोर्ट इट, मैं तो ऑलवेज कहता हूँ ये बिल्कुल सही फैसला था। अच्छा, हमारी बदनसीबी थी, मैं हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ और मैंने कई इंटरव्यूज़ में कहा है, ये हमारे मुल्क की बदनसीबी थी कि हमें मगरबी जमहूरियत को बहाली के लिए भी असला उठाना पड़ रहा था, जबकि कोई इनकलाब का रास्ता नहीं था, हमें सिर्फ वोट का राइट चाहिए था। सही है। और उसके लिए अच्छा, ये जब हुआ हाईजैकिंग, तो आपके तो शायद इल्म में नहीं होगा, आप तो थाने में जेल में होंगे, मैं तो हाँ, आपको कैसे इत्तला दी और उसके बाद आप पर कैसी सख्तियाँ की गई? नहीं ये उसमें हुआ ये कि अभी मैं जेल में था और थाने में था, 1 या 2 दिन गुजरे थे, तो वो उन्होंने मुझे खाना दिया। जब खाना देते हैं तो मुझे वो खाना पसंद नहीं आया, मैं बहुत शोर मचा रहा था, जैसे मैं नहीं खाऊंगा। उस कई शब्बीरा बदमाश हुआ करते थे, नहीं शब्बीरा नहीं, एक और बदमाश जिससे बाद फांसी हो गई दिलांडी कोरंगी के, ये वो ज़माने में हमारे साथ थे, और वो कह रहे थे यार खा लो यार, मैं तुम्हें बाहर से मंगवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ये इन्हीं का खाना खाऊंगा, ये सही खाना ला के दे। तो मैं इतना हंगामा कर रहा था, तो ऊपर डीएसपी साहब बैठे हुए थे, वसीम साहब। आप कौन से थाने में थे? जमशेद कोट। ठीक है। अब डीएसपी साहब बैठे हुए थे, डीएसपी क्योंकि वो हमारा नाम भी जानता था और मेरा मतलब इज़्ज़त भी करता, प्यार था हमारा, एक वो भी एनएसएफ से उसका ताल्लुक़ था पुराना। अच्छा। और उसके बाद पीएस पार्टी की तरफ से भी उसे रुझान था उसका। तो उसने कहा यार इसको ऊपर ले आओ कमरे में मेरे, मैं देखता हूँ। तो वो ले गए मुझे डीएसपी साहब के कमरे में। अब डीएसपी साहब के काम में बैठा हूँ, उसने कहा यार कायम खानी क्यों शोर मचा। मैंने कहा यार खाना है, रोटी ऐसे देते हैं। अच्छा, उसने कहा नहीं इनके लिए खाना लाओ। उन्होंने खाना मंगवाया, मैंने आराम से वहाँ बैठ के खाना खाया, और खाना मेरे ख्याल में अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था। नहीं, उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन भी करवाने दिया, अपने घर वालों को मैंने इतला दी मैं किस थाने में हूँ, क्या हूँ। मेरे ताया के घर में मैंने फ़ोन किया, उस ज़माने फ़ोन भी हर घर में नहीं होते थे। खैर साहब, वो मैंने इतला करी। वहाँ बैठे हुए अभी मैं शायद आखिरी लुकमा ले रहा था या चाय पी रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में खाना ख़त्म नहीं हुआ था कि, और डीएसपी साहब बैठे हुए थे मेरे सामने बातें कर रहे थे। इतने में एक आदमी अंदर आया तेज़ी से और आके डीएसपी साहब के कान में उसने कुछ बोला, और डीएसपी साहब ऐसे आराम से रिलैक्स बैठे थे, एकदम वो सीधे हो गए, उछल गए। और अभी इस बात को मैंने ऑब्ज़र्व किया कि क्या ऐसा हो गया कि जो है वो इस तरह हो। इतने में जो है एक और आदमी आया, उसने आके कुछ कान में कहा, और अब ये वसीम साहब खड़े हो गए, और वसीम साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो मैं हमेशा करता हूँ, वसीम साहब डिनाई करें या ना करें, मैंने वसीम साहब ने कहा कायम खानी अब तुम्हें अल्लाह मियाँ बचा सकता है, अब मैं नहीं बचा सकता तुम्हें कुछ भी, अब तुम जानो और फ़ौजी माशाल्लाह वाले जाने, मैं नहीं कुछ कर सकता क्योंकि वो हो गया। मैंने कहा क्या हुआ है ये तो बता दो। कहने लगा हुआ ये है कि तुम्हारा नाम ले लेके वो क्लैशनकॉफ यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा चला रहा है और ग्रेनेड मारे हैं और आदमी कत्ल हो गया है, और क्लैशनकॉफ और रूसी साख्त के बम चल रहे हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में। तो भाई ये तो अब सब तुम पे आएगा, तुमने कहा भी है वहाँ तकरीर करते हुए कि कल की तारीख़ बताएगी, तो अब ये तो तुम्हें सब पता है। इसका मतलब है ये असला, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब तुम्हें। अभी ये बात सिर्फ टीपू के हवाले से हो रही है। अब मुझे उन्होंने जनाब टांग दिया कि भाई चलो अब तुम पे तशद्दुद हो, बताओ असला कहाँ है। उस वक्त तो सिर्फ ये पूछ रहे थे ये टीपू लोग कहाँ छुपे होंगे और असला। इतने में हाईजैकिंग हो गई। हाईजैकिंग के शुरू में नहीं पता था कौन है, तो ये आकर मुझे पूछते थे कि तुम्हें मालूम होगा हाईजैकिंग किसने की। मैंने कहा यार भाई मेरा क्या ताल्लुक, हमारा कोई खैर मैं मना करता, डिनाई करता रहा। इतने में क्या हुआ, हाईजैकर्स की तस्वीर आ गई। मतलब जब तक उनकी तस्वीर आई मेरे ख्याल 6-7 दिन लगे इस बात, जब बिल्कुल ऐसे जब मेजर रहीम को जब उसके बाद टीपू बाहर निकल के आए और उन्होंने तैयार तो काबुल ले गए थे। हाँ, काबुल बाद में उन्होंने तस्वीर खिंचाई, दमिश्क पहुंच के मेरे ख्याल में तस्वीर खिंची, है ना। लेकिन मेजर को तो उन्होंने काबुल में मार के फेंक दिया था। उसके बाद वो जब पहुंचे दमिश्क, वहाँ उन्होंने कहा कि मैं भुट्टो का बेटा हूँ और ये हूँ, जब तो वहाँ तस्वीर आ गई। अब उसने कहा यार ये तो प्रूफ कर दो, सबूत आ गया, आप तो देख लो फ़ोटो। मैंने कहा भाई मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैं मुझे पता नहीं क्या किसकी आप तस्वीरें दिखा रहे हो, मैं नहीं माना। खैर उसके बाद मुझ पे इस दौरान में, यानी आप सोच नहीं सकते कि मुझ पे कितना तशद्दुद किया। कौन करता था? वो कहते थे कि हम तुझे इतना मारेंगे कि नज़ीर कौन था, एक हाईजैकर पहले,
उससे पहले भी हाईजैकिंग हुई थी, नूर खान ने ख़त्म करवाई थी। कहने लगे उसको मार मार के उसके पैर मोड़ दिए हमने इतना, और तुम देखो तुम्हारा होता। और मुझे पहले टांगा, पंखे से बांधा, मेरे तलवों पे डंडों से मारते थे, पूरी पूरी रात जगाते थे। मुझे सिगरेट, उन्हें पता था मैं सिगरेट का बहुत ज़्यादा शदीद आदी था, मेरी सिगरेट बंद। और एक आदमी पानी लेके बैठा रहता, जैसे मुझे झपकी आए और वो मेरे मुंह पे ठंडा पानी मारता था उठाने के लिए। तो पता नहीं क्या कौन कौन से उंगलियों पे डाल के वो मैं जिस तरह नहीं होती जैसे पेंसिल समझे, इस तरह बहुत कुछ। वो कहते हैं हम अब तुम्हारे नाखून खींचेंगे, और पता नहीं वो खैर वो नहीं हुआ। लेकिन तो दिन में कितने देर तशद्दुद होता? 24 घंटे जनाब, ये पूरा दिन। यानी मैं ये बात मैं कहता नहीं, लेकिन एक दो लोग थे, वो एक अजीज़ छुरी जिसे बाद में MQM ने मार दिया, एक ASI के कत्ल हुआ था। वो अजीज़ छुरी साहब जो थे वो ASI थे, और वो ज़ाहिर महाजिर थे। अब ज़ाहिर महाजिर मैं भी था, और उनके पास कुछ MQM के लोग ही आके शायद बैठते थे या कोई थे। तो वो रात को बैठ के नशा वशा करते थे थाने में। वो नशा करने के बाद वो मैं टंगा हुआ होता था, वो मेरे पास आते थे, और आके उनमें से एक साहब, मैं उसकी पहचान तो नहीं सकता, वो मेरे गले लग के रोने लग जाता था कि यार अपने महाजिर बच्चे को मार रहे हो, उसको उतारो। पुलिस वाला नहीं, वो आम आदमी था, सिविलियन। कोई उनके साथ आके बैठ के पीता था। तो उसको रहम आता था कि यार ये आदमी रोज़ आ रहा हूँ, कल भी आया था, परसों भी आया, इतने दिन हो गए ये टंगा हुआ है। वो दिन में मारते थे, टांग देते, उल्टा लटका देते थे। उल्टा सिर्फ एक दफ़ा लटकाया, उस पर लटका के उन्होंने यहाँ मारे। और उसके बाद फिर मुझे सीधा होता था, मेरे हाथ ऊपर रहते थे, और मैं उससे वो जो पंखा होता है ना उसके साथ, पता चल गया कौन हाईजैक करे हुआ है। फिर ये आते थे इंटरव्यू करने, फ़ौजी नीचे मुझे उतार के इंटरव्यू होता था मेरा पूरा दिन का। एक कर्नल साहब, एक मेजर साहब बैठ के टाइप करते थे और कहते थे भाई हम आप आखिर में अगर डिनाई करें तो हम आप साइन करना होगा, लेकिन हम बता देंगे, इसमें देख लें क्या है आप। तो वो चलते रहे, बड़े कई इंटरव्यू किए उन लोगों ने मेरे। तो आपको कब पता चला कि आप उस लिस्ट में शामिल हैं? वो मुझे शुरू में ही उन्होंने बता दिया था, अपने जब लिस्ट आई पहले कि आप उसमें शामिल हैं। और बल्कि मुझे टीपू के वालिद और नासिर जमाल के भाई, हम तीनों को उन्होंने सीरिया भेजने का फ़ैसला किया था कि हम जा कर के टीपू को राज़ी करें कि मैंने डिनाई कर दिया, मेरा कोई ताल्लुक़ टीपू से नहीं। ये मैंने कहा ये मुझे फंसा रहे हैं। मैंने कहा भाई उनके घर वालों का भेजें, मेरी तो कभी बात नहीं मानेगा वो। तो इन्होंने आंधी तूफ़ान की तरह, इतवार का दिन था, तमाम दुकानें बंद थी, और जो हमारी चौरंगी है नाजमा चौरंगी, जो मैं जहाँ पे रिजविया में, उसके वहाँ दुकान है एक फ़ोटोग्राफ़र की, बंद दुकान को खुलवाया, मेरी तस्वीरें खींची, पासपोर्ट ऑफिस खुला, मेरी तस्वीरें हो पासपोर्ट में तैयार हुआ उस दिन, तैयार करके भाई इसे भेजना है। मैंने डिनाई किया, फिर उन्होंने मेरे बजाय शायद दूसरे मेरे ख्याल में अरशद के वालिद और इनको और टीपू के इन सबको भेजा। तो गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। किस तरह गए? 54 लोगों में एक साथ जहाज़ में गए? क्योंकि आप डायरेक्ट लीबिया गए थे, कहाँ गए थे? नहीं, हम यहाँ जेनेवा गए थे। नहीं, हम सारे के सारे हमें जाना था लीबिया। ठीक है। हमें यहाँ से कुत्ता गाड़ी जो होती है ना, उसमें बिठाया सबको। जब सबको जमा कर लिया जमशेद क्वार्टर थाने में, और जमशेद क्वार्टर थाने से हमारा काफ़िला चला, और वो कुत्ता गाड़ी में हम बैठे हुए थे। और हम कुत्ता गाड़ी की तरफ वजाहत करें। कुत्ता गाड़ी हम कहते हैं उसमें जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और कैदी रखे जाते हैं, उसको जेल की ज़ुबान में कुत्ता गाड़ी कहते हैं। उस कुत्ता गाड़ी में बिठाया गया और हमें ले जाया गया, और नारे लगाते हुए हम जा रहे थे। पूरा मुझे याद है क्या नारे लगा रहे थे? भाई फ़ौज के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ज़ियाउल को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, और पता नहीं क्या क्या ये लगा रहे जा रहे। और रास्ते भर में लोग हमें जो है सीरियसली बताए, उनको अंदाज़ा था ये क्या। काफ़ी मैंने देखा बलोच कॉलोनी पे, आगे पीछे कई जगह पे, शारा फैसल पे लोग जो है ना हमें हाथ उठा के हमारे नारों का जवाब देते थे। और फिर जब एयरपोर्ट पे हम दाखिल हुए तो पूरा एयरपोर्ट जो है हमारी यूनियन थी है ना, उसके लोग थे, वो पूरे के पूरा एयरपोर्ट नारों से गुजरा था। तो ये 54 में आपके कितने जानने वाले थे? जानने वाले तो हमारे कराची के लोग थे, बाकी तो पंजाब से लोग आए थे। जो कराची के लोग थे मैं उनको जानता था, बाकी मैं ख्याल में 15 ये 16 लोग कराची से थे। टोटल 54 लोग तो नहीं जा सके थे ना? 54 हम हुआ था, 53 लोग गए, 52 लोग गए, सॉरी 52। एक जो जाम थे ना, जाम
जाम साकी, हाँ। इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है। और एक और भी थे कोई जिन्होंने कुछ कहा था, ये बीमार हो गए थे कोई, तो हम 52 लोग गए थे। ठीक है। और किस PIA के जहाज़ में गए? आम जो PIA फ्लाइट फिर थी, क्या हुआ? बल्कि PIA की जो नॉर्मल फ़्लाइट हमें लेके जाने, उसके स्टाफ ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, ज़ाहिर है। कि भाई ये तो कोई पता नहीं है, ये जहाज़, इस वाले जहाज़ को भी अगवा कर लें। तो स्पेशली जो वो लोग जो हमारी यूनियन से ताल्लुक़ रखते थे, UPI यानी यूनिटी की से जो हमारा स्टाफ था ना, वो आया, उन्होंने कहा हम लेके जाएंगे। जहाज़ में क्या प्रोटोकॉल मिला आपको? खाना पीना था? नहीं, वो जो नॉर्मल फ़्लाइट थी, बहुत लंबी फ़्लाइट थी। सारे हमारे हाथ जो है ना, पहले शुरू में नारेबाजी कर रहे थे बहुत कि भाई हम नहीं जाना चाहते हैं, ये है वो है। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे हाथ जो थे हथकड़ियों से सीटों के साथ बांध दिए, है ना, ताकि हम लोग ज़रूरत ज़्यादा उछले ना। तो खैर साहब वो काफ़ी होता रहा। उसके बाद जो है वो जहाज़ रवाना हुआ और अब हम गए लिबिया। जब ट्रिपोली पहुँचे तो ट्रिपोली में उन्होंने लिबियन गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया लेने से। अच्छा, कज़ाफ़ी साहब की? हाँ, कज़ाफ़ी साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने कहा हम नहीं ले रहे। अब साहब अब कहाँ जाएँ? जहाज़ घूमता रहा। उसके बाद जब इनकार हो गया तो फिर ये जाके हम एथेंस उतर गए, ग्रीस जिसे कहते हैं। ग्रीस में एथेंस का कैपिटल है, वहाँ उतर गए। वहाँ उतर के वहाँ निगोशिएशन हुए, यूनाइटेड नेशन ने निगोशिएट किया मुख्तलिफ मुल्कों से, कोई राज़ी नहीं था। फिर सीरिया, क्योंकि हाफिज़ अल-असद की एक था बैकग्राउंड की, हमारे साथ उनकी हमदर्दी थी, तो वो राज़ी हुए, क्योंकि अब तैयारा भी वहीं था जो PIA वाला PK 326। तो हमें हलब के एयरपोर्ट पे उतारा गया। ठीक है। हम हलब उतरे और ये दमिश्क में था तैयारा। हाईजैकर्स को सीरियन गवर्नमेंट ने हमारी तस्वीरें दिखा के, फिल्म दिखा करके, सबकी शक्लें दिखा के बता दिया कि आपके आदमी हलब में आ गए, हमारे पास हैं, महफूज हैं। तो उन्होंने, और क्योंकि हमारे इंटरव्यू TV पे चल रहे थे, मुख्तलिफ लोग इंटरव्यू दे रहे थे, हम तो छोटा था मैं, तो ज़ाहिर जो बड़े थे हमारे तो दे रहे थे, तो सब TV पे आ गया, देख लिया। टीपू जब सेटिस्फाई हो गए कि हम आ गए हैं, तो टीपू ने उनको रिलीज़ कर दिया पैसेंजर्स को, और उसके बाद वो टीपू वहाँ चले गए, उनको सीरियन गवर्नमेंट ले गई। तकरीबन 2 हफ्ता लगा इस पूरे वाक़े में, ड्रामे में। 15 मार्च को रिहा किया था। नहीं, हम तो पहुँचे ही वहाँ 15 मार्च को ना। हाँ, जब आप पहुँचे तो उसके बाद वो जैसे हम जब एग्रीमेंट हुआ तब हम आए ना। सही है। वो जो कुछ हो रहा था वो तो हमारे बगैर मौजूद है। हम पहुँचे तो टीपू ने छोड़ दिया। ठीक है। और हम सीधे एक होटल में चले गए। कहाँ चले गए? होटल में चले गए। सीरिया में एक ग्रैंड होटल है, उसके पास ही एयरपोर्ट के पास। ठीक है। वो पूरा होटल उन्होंने खाली करा लिया था और हमें उसमें, हम अकेले ही मालिक थे उसके। ठीक है। तो हम वहाँ रहे। फिर तो टीपू आपसे मिला वहाँ? फिर वहाँ टीपू भी आ गए। ठीक है। अरे टीपू ने आना था। मुर्तज़ा भुट्टो कहाँ थे उस वक्त? मुर्तज़ा भुट्टो उस वक्त काबुल में थे शायद। ठीक वो है। फिर वहाँ से आए, काबुल से आए। वो हमें मिले भी है, होटल में मिले। वो अब 52 लोग कहाँ हैं? वो 52 में मेरे ख्याल में 10-15 लोग तो मर गए अभी। इनकी डेथ, नेचुरल डेथ हो गई। सही है। एक टीपू को फांसी हुई, बाकी नेचुरल डेथ हुई। टीपू तो खैर हमारे साथ 52 में थे ही नहीं, सॉरी। उसके अलावा बाकी काफ़ी लोग पंजाब से थे, कई लोग वहाँ डेथ हो गई, कुछ लोग बाहर थे। अभी हाल ही में सरदार मदर अली ख़ान, जावेद हकीम कुरैशी, उनकी डेथ हुई है अभी हाल ही में, वेरी रिसेंटली, अभी 2-4 महीने। तो इस तरह करते करते अब मेरे ख्याल में उनके कुछ लोग पाकिस्तान वापस आ गए। शाह महमूद शाह शुरू में ही पाकिस्तान आ गए थे, जो आजकल यहाँ रहनुमा हैं। और मेरे ख्याल में बहुत कम में 20-25 बचे होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपने बाकायदा जुल्फ़िकार ज्वाइन कर ली? हाँ, उसमें उन जो 52 कैदी थे ना, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने तो यूनाइटेड नेशन को कहा कि हम इंग्लैंड जाना चाहते हैं, जर्मनी कहीं जाना चाहते हैं। कुछ ने कहा हम नौकरी करना चाहते हैं, तो लिबिया ने एग्री किया कि हम उन्हें नौकरी के लिए ले लेंगे। और जो हम कोई 15-20 लोग थे, हमने मुर्तज़ा भुट्टो की अपील पर अल जुल्फ़िकार को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। तो हम काबुल जाने की तैयारी हो गई, तो हम उनको छोड़ करके काबुल रवाना हो गए वाया इंडिया। तो क्या ट्रेनिंग की, क्या की? काबुल मतलब खैर नाम ही था, बहुत ज़्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं। अब देखिए, आप शायद पहली दफ़ा बताएं। तो देखिए, वहाँ हम एक कैंप में थे। काबुल जब पहुँचे, वहाँ कैंप था उसका, वो है अमेरिकन गेस्ट हाउस। ठीक है। अमेरिकन गेस्ट हाउस था जो हमें दिया गया। उसमें काशी, उसमें नीचे एक फायरिंग रेंज था जिसमें लोग फायरिंग करे, तो आवाज़ था। वो इलाके मोहल्ला टाइप इलाका था, कोई ऐसा सुनसान इलाका नहीं था। इलाके के अंदर काफ़ी बड़ी जगह, जैसे प्रेस क्लब इतना बड़ा था, तो उसमें नीचे एक कैंप उन्होंने बनाया हुआ था जो अंडरग्राउंड
जिसमें आप असला चला सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते सिखाता कौन था? हैं। वही हमारे वही लोग थे, काबुल के कुछ लोग थे, वो सिखाते थे। कुछ हमारे अपने लोग जो ट्रेंड हुए हुए थे, ऑलरेडी जानते थे, वो सिखाते। यानी कोई राह का ताल्लुक़ नहीं, कोई ना कोई, देखें ये बिल्कुल बकवास बात ना आना ना, कोई रावा का ताल्लुक है। उस ज़माने में तो अफ़गान गवर्नमेंट जो थी वो हमें फ़ंड करती थी, फ़ंड से मुराद सारा खर्चा वो उठाती थी, वो देती थी, और उसका कोई, ठीक है, राह का ऐसे मेरे ख्याल में जब ये वाइंड अप हो गया ज़ुल्फ़िकार और लोग, हम लोग सब, हम तो पहले चले गए, कुछ लोग बाद में लिबिया चले गए, तो उसके बाद शायद कुछ लोग, हाँ, ये सुनने में आया था कि इंडिया चले गए। इन्हीं 20-25 में से मेरा नहीं ख्याल है, इनमें से तो शायद 2-4 हों, नहीं बल्कि 2-4 भी नहीं है मेरे ख्याल में, इन लोगों में से कोई नहीं थे। ये बाद में कोई रिक्रूटमेंट हुई है पाकिस्तान से, ठीक है, जो अली सुनारा और हाँ। इनकी क़यादत में, ये इन लोगों का कोई रास्ता इंडिया से बना है या ना, मैंने देखा, बल्कि हम तो बहुत डेंजरस, जब हम जा रहे थे तो हमने इंडियन इंटेलिजेंस हमें पकड़ लिया था एयरपोर्ट दिल्ली में कि कौन है। फिर जब वो उनकी समझ में आया कि हम कौन है तो वो चुप हो गए, बताया नहीं, खामोश हो गए, चले गए कि हम तो काबुल जा रहे थे। तो इन्होंने जाने दिया, वरना क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम वहाँ रुके, क्योंकि फ़्लाइट एक ही होती है, तो बड़ी मुश्किलों से। तो उस दौरान में तो कोई राब्ता नहीं था। तो मुर्तज़ा भुट्टो काबुल में होते थे? काबुल में थे उस ज़माने में, तो कंटिन्यूसली वही रहते, फिर सीरिया में रहने लग गए थे। तो ज़ुल्फ़िकार का टारगेट क्या था? ज़ुल्फ़िकार का सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट था, और वो टारगेट ये था कि जनरल ज़िया-उल-हक को कत्ल किया जाए, भुट्टो का फांसी का बदला लिया जाए, और जब वो मरेगा उसके बाद इलेक्शन भी हो जाएंगे, जमातें बहाल हो जाएंगी, वगैरह वगैरह। तो क्या कोई आपने अटैम्प्ट की? बहुत सारी अटैम्प्ट की हमने, बहुत सारी अटैम्प्ट की, पाकिस्तान के अंदर भी की, पाकिस्तान के बाहर भी की, बहुत जगहों पे उनको रॉकेट भी मारे ज़िया-उल-हक को, लेकिन किस्मत उसकी अच्छी थी, वो हर दफ़ा बच जाता था। आप किसी कार्रवाई में थे? मैं तो नहीं था, मैं सिर्फ कार्रवाई में नहीं, बल्कि ज़िया-उल-हक को जो है वो जो हमारा एक मुजाहिद, हमारा साथी, जिस ज़माने में यहाँ पे जो पोप जॉन पॉल आ रहे थे, तो उस वक्त ज़िया-उल-हक उसके साथ आने वाले थे। हमारी इतला थी कि ज़िया-उल-हक उसको लेंगे, एयरपोर्ट से लेकर के स्टेडियम आएंगे। तो वहाँ स्टेडियम में जो है वो हमने फ़ैसला किया था कि इसको उड़ाएंगे, नेशनल स्टेडियम में। नेशनल स्टेडियम। तो इसमें तो पॉप जॉन भी शायद मर जाते हैं। अब ये ख़तरा तो था, लेकिन ख़तरा ये था कि उसको मारा जाएगा, वो आएगा वहाँ, ज़िया-उल-हक को टारगेट करेंगे, और ये शायद उस ज़माने का पहला सुइसाइड बम्बर कह सकते हैं आप। लेकिन नेचर उसकी सुइसाइड बॉम्बिंग की नहीं थी, उसकी थी कि ग्रेनेड उसको मारा जाएगा। किसको? ज़िया-उल-हक को। ठीक है, जनरल ज़िया को ग्रेनेड मारा जाएगा। उसके लिए लाला असलम हमारे एक बहुत ही बहादुर थे कारकुन, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो ये काम अंजाम देंगे, और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं उसको स्टेडियम उतार के आया, लाला असलम को। तो क्यों नहीं हुआ कार्रवाई? वो इत्तेफाक ये हुआ कि ज़िया-उल-हक का कैंसिल हो गया, उसे कुछ इत्तला मिल गई कि कुछ क्या होता ना, CIA इंटेलिजेंस कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन थी कि भाई कुछ होने वाला है, तो उसने पोस्टपोन कर दिया, ख़ुद नहीं आया, उसके साथ दूसरे लोग आए। जब ये आए दूसरे लोग, तो जब तक लाला असलम अंदर आ चुके थे स्टेडियम में, वो उन्होंने कोई उनका फ़र्स्ट क्लास जो नहीं इंक्लोजर होता है, उसका हमने टिकट विकट उसका अरेंज किया था, वो वहाँ गए तो उनके पास वो फलों के बीच में बम रखा हुआ था, ग्रेनेड, और जो निकाल के फेंकना था। हाँ, जो उन्होंने मारा, मतलब उनको सीट ऐसी दिलाई गई थी कि बिल्कुल रेंज में हो। तो कौन मदद करता था आपकी इतनी सारी चीज़ों में? ये सारी हम खुद प्लान करते थे। ये तो खैर सहूलतकारों के बारे में ना बताया जाए तो अच्छा है, लेकिन ये कि हमारे दोस्त थे, हमें फ़ख्र है, वो हमारे साथ है, और सच्चाई थी, कोई गुंडागर्दी नहीं थी, कोई बेईमानी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ खालिसतन जमहूरियत की बहाली की जंग थी। काबुल से दो अटैम्प्ट हुए, एक तो इस्लामाबाद में हुआ, जब हमारे कुछ कामरेड्स ने इन पर अटैक किया उससे, मिज़ाइल से, जो कि मिज़ाइल जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइल मारा, तो वो रॉन्ग हो गया। किसको मारा था? ज़िया-उल-हक को, ज़िया-उल-हक के प्लेन को, जब वो उड़ा वहाँ से, इस्लामाबाद से फ्लाई हुआ, उसको मारा, वो रॉन्ग हो गया, बस कुछ हमने इस्लामाबाद से मारा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ ही से मारा, वो गलत। ठीक है, बंदे आपको पता है इतने ट्रेन नहीं थे, थोड़ा गलत हो गया। तो उसके बाद आगा शाही साहब ने
फ़ौरन जाने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं इसके साथ मार जाऊंगा। हाँ। जब पता चला कि भाई एंटी एयरक्राफ्ट चला है। तो आप उस वक्त कहाँ थे जब ये हुआ? मैं उस वक्त काबुल में था। काबुल में था। दूसरा क्या था? दूसरा, एक हमारे कुछ दो पख्तून दोस्त थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कुरान पाक को जो है उसकी शक्ल में, मतलब कुरान पाक तो वो नहीं था, किताब को बंदूक की शक्ल में जो है वो काटा जाए, उसमें बंदूक रखी जाए और कुरान पाक कह के ग़िलाफ़ में रख के कि भाई कुरान पाक पेश कर रहे हैं, कोई पेश करे ज़ियाउल को, और उस दौरान में उसको खोल करके, जिस तरह नहीं होती कुरान पाक खोल कर दे रहा है और वहीं गन निकाले उसको मार दे। ये एक प्लान था, वो वहीं उससे पहले कि वो खोल पाता पकड़ा गया। ये कहाँ का बैंड था? इस्लामाबाद का? ये पेशावर। तो आप उसमें नहीं थे? नहीं, मैं ज़रा उस वक्त मैं वहीं था। तो प्लानिंग कौन करता था ये? प्लानिंग तो सरकार के अंदर होती थी ज़ाहिर। प्लानिंग तो हमारा प्लानिंग यूनिट था, वो करता था क्या किया जाए, किसको किया जाए, किस पर टारगेट किया जाए। जैसे ज़हूर हसन भोपाली बेचारे, भोपाली कह रहा हूँ, भोपाली का तो हमने किया ही नहीं, बल्कि इन्होंने किया है ख़ुद। इनकी जायदादों का झगड़ा था, हमारा इलियास सिद्दीकी बेचारा खामखाई वहाँ बैठा हुआ था, उस पर इल्ज़ाम आ गया कि जबकि वो तो भोपाली साहब का जानने वाला था, फंड वंड लेने गया होगा, ज़माने भागा हुआ था, वो यहाँ आया हुआ था काबुल से, तो फंड वंड लेने गया होगा। उस वक्त वो उनके जो आपस के तनाज़े चल रहे थे, ये जो आपके इलाका है लखीसराय के पीछे लाइन्स एरिया के ज़मीनों पे, वो ज़मीनों में मारे गए। तो वो इस तरह उसको मैं बात कर रहा था, जस्टिस, उसको जब हमने अटैक किया, जस्टिस जनरल भुट्टो साहब को फांसी दी, उनको हमने फ़ैसला किया कि क्योंकि वही सब उन्हीं की दी हुई सज़ा पर सज़ा हुई, तो उनको मार, तो इत्तेफाक से वो भी बच गए और उनकी जगह वो मर गए अपने ज़हूर इलाही साहब। सही है। वो उनके हमरा थे, इत्तेफाक से उस गाड़ी में सवार थे, जो कि ज़हूर इलाही को टारगेट नहीं था हमारा। तो आपने जुल्फ़िकार फिर कब छोड़ी? क्या क्या ख्याल आया कि यार के बस अब बहुत हो गया? जब जुल्फ़िकार में बहुत कम अरसे में रहा, और उसी दौरान में मुझे और मेरे दोस्तों को ये अंदाज़ा हो गया कि ये मजाक सा है, ये कोई सीरियस गेम नहीं है, ये सिर्फ जाना चाहते हैं और थोड़ा बम फोड़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, मतलब कोई नज़रियाती या कोई ऐसा एक जिसे एक तंजीम जैसे तहरीकें होती हैं वो नहीं। तो हमने फ़ैसला किया जाओ। तो मुझे मौका मिला, एक दफ़ा लिबियन वहाँ आए थे काबुल में मिलने के लिए, तो वो लिबियंस के ने लेक्चर दिया अपनी ग्रीन बुक पर। तो मैंने उनसे कहा कि अरे आप हमें क्यों नहीं बुलाते लिबिया कि हम आपकी ग्रीन बुक का तर्जुमा उर्दू में करें, लोगों को दें वगैरह वगैरह। तो मेरे दिमाग में टारगेट ये था कि यहाँ से निकलो। ग्रीन बुक है कर्नल गद्दाफ़ी ने, जिस तरह रेड बुक है हमारे लेफ्टिस्टों की, वहाँ उन्होंने ग्रीन बुक एक बनाई थी कि ये भाई मेरा निज़ाम हुकूमत है। तो ग्रीन बुक का फिर तर्जुमे के नाम पर मैं और हमारे साथ 6-7 लोग थे, हम लिबिया चले गए। फिर उसके बाद आप कहाँ गए? फिर वहाँ हमारा फिर लिबिया में रहे, वहाँ पे तर्जुमा किया, नौकरी की, और लिबियंस के साथ वहाँ पर्चा मैंने निकाला, सुल्तानी जमूर के नाम से पर्चा निकालते थे। फिर मैं लिबिया ही में था कि 88 आ गया। 88 में हमारी हुकूमत आ गई, तो मैंने वहाँ, हमारी नौकरी लिबियन एयरलाइन में थी, हमने जवाब दिया, इस्तीफ़ा दिया, और हम यहाँ पर अप्रैल में 89 में यहाँ आ गए। ठीक है कि भाई हुकूमत आ गई, अब तो हमारी हुकूमत है, अब हम क्या है। हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमारे भाइयों ने जो है MKM के भाइयों ने, वो हमारा जीना दोबर किया हुआ था। मैं शाह फैसल में रहता था, रोज़ाना मेरे घर पे फायरिंग करते थे, मेरी गाड़ी को क्या होता है क्रॉस लगा के जाते थे, 440 वोल्ट पता नहीं क्या क्या लिख के जाते थे, जो कायद का गद्दार है, मौत का हकदार है, और पता नहीं क्या क्या। तो मतलब वो 14 महीने में यहाँ रहा, और 14 महीने ऐसे थे जैसे ना होने के बराबर। मतलब मैं अपनी बहनों के यहाँ, कभी भाई के यहाँ, जानने वालों के जा के छुपता था, क्योंकि किसी वक्त भी हमलावर। तो उसके बाद इतने में हालात ऐसे चल रहे थे कि गवर्नमेंट, तो मुझे हमारे लोग फ़ौज में होते हैं, आपको पता है कायम खानी, तो उनमें से किसी एक ने, जो ADC वगैरह थे, कोर कमांडर्स, और उन्होंने कहा कि भाई ये लिस्टें बन रही हैं, तुम्हारी हुकूमत जाने वाली है, तुम सबसे पहले पकड़ जाओगे, ये लिस्टें हैं, तैयार हो जाओ, या तो जाना है अब दोबारा जेल अलग बात है, या निकल जाओ बेहतर है। तो फिर मैंने, सहाफ़ी तो मैं था उस ज़माने में, प्रेस क्लब का मेंबर भी था, रिपोर्टिंग में चीफ रिपोर्टर था संग मील का। तो मैंने अपने सहाफ़ी की हैसियत से पेपर्स बनाए, और मुजाहिद बरेलवी साहब की मेहरबानी से मेरा वीज़ा लग गया बरतानिया का, और मैं 1990 में बरतानिया चला गया दिसंबर में। ये कह के कि भाई मैं क्रिसमस और वो न्यू ईयर मनाने जा रहा हूँ। फिर वहाँ जाके सियासी बनाने ली? फिर वहाँ
फिर मैं वहीं रहूँगा और तब वहीं। शादी मैंने लीबिया में की थी 85 में, पाकिस्तानी खातून से। मेरी कज़न थी। हमारे यहाँ शादी आम तौर पे फैमिली में करते हैं, तो टेलीफोन पे शादी मैंने की थी। और फिर लिबियंस ने वो, उसकी भी एक अलग स्टोरी है, और लिबियंस ने बड़ा सीक्रेटली उसको स्पेशल तैयारे के ज़रिए, मतलब बहुत ही ख़ास तरीके से यहाँ चढ़ाया गया। कोई ज़्यादा का टाइम था, और वो अगर पता चल जाए तो कोई जाने ही नहीं देगा मेरी बीवी को। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख़ास हिदायत थी लिबियंस को कि इसकी बीवी को लाओ, और उसकी वजह से वो राज़ी हुए लाने पे। और उसमें मोहतरमा ने मुझे कहा कि टिकट तुमने नहीं मांगना है इनसे, बस ये तुम्हें फैसिलिटेट करेंगे लाने के लिए। और टिकट मोहतरमा ने अपने आधे टिकट बचे हुए थे उनके बहुत सारी ट्रैवलिंग के, लंदन से मुझे टिकट भेजा, और उससे टिकट मेरा ख़रीद के मेरी बीवी का, मतलब उन्होंने लीबिया में, हाँ नहीं पाकिस्तान भेजा। अरे वहाँ से वो मेरी वाइफ आई। एक बेटी है और बेटा है। जो मेरी बेटी है वो वकील है, आजकल वकालत करती है, उसका ऑफिस है वहाँ, चलाती है, अपना दफ्तर है। और बेटा मेरा भी फाइनल ईयर में है, मीडिया और फिल्म इसमें डिग्री कर रहा है। बाद में बेनज़ीर वगैरह साहब की मुलाकात हुई होगी, बात होती थी? हाँ, बेनज़ीर साहबा ने मुझे तर्जुमान इंटरनेशनल सेक्रेटरी बनाया हुआ था, और मैं उनका ज़ाहिर है उनके सबसे करीब था। उसका जब वो आई यहाँ तो मैं उनके साथ आया था। 18 अक्टूबर को जब वो आई हैं, पहला हमला हुआ था, हम उस वक्त साथ थे उनके, वहाँ से आए थे वापस। तो उनके साथ तो बहुत कुर्बत रही। बीबी का जब मर्डर हुआ तो आप उस वक्त थे? जब बीबी का जो कत्ल हुआ पिंडी में, उससे पहले मैं जा चुका था, क्योंकि मैं, बीबी चाहती थी कि मैं उनकी इनर सर्कल जो है ना, इनर सिक्योरिटी, उसको हेड करूं। इसलिए वो चाहती थी कि उनके और नाहिद ख़ान जो आज बहुत बड़ी चैम्पियन बनती है, नाहिद ख़ान को पर बीबी का कोई एतबार उस ज़माने में नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, क्या करते। उनकी समझ में नहीं आता था किस तरीके से इनकी ये जो इन्होंने इन्होंने रहमान मलिक जैसे लोगों ने जो घेरा है, इस घेरे को कैसे तोड़ा जाए। आखिरी वक्तों में उन्हें अंदाज़ा हो चुका था ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है सब, जनरल एहसान का वहाँ जाना, और ये बड़ा मतलब एक लंबी कहानी है। तो इसलिए वो चाहती थी कि उनके एतबार गो कि मेरी तो आपको पता है टांग भी ख़राब है, लेकिन मैं कोई इतना ना कोई फ़ौजी किरदार अदा कर सकता हूँ ना, लेकिन उन्हें मालूम था कि ये इंतज़ाम जो करवाएगा बहसियत इंचार्ज के, तो ये पहले मरेगा और किसी सूरत मुझ पे आँच नहीं आएगी। तो वो उनका ये कहना था कि तो मैंने कहा फिर मैं अपनी वहाँ दुकान है मेरी, कारोबार है, मैं बंद करके उसको आता हूँ, बेचता हूँ और सेटल करके फिर मैं आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ 18 अक्टूबर के बाद के कोई 8-10 दिन के बाद जो वाक़े बाद मैं चला गया। बीबी चली गई वहाँ दुबई, उससे बल्कि उनसे पहले ही मैं चला गया। मैं चला गया लंदन, और मैं भी तैयारी कर रहा था आने की कि वो उन्होंने वो आ गई वापस। उनका इरादा नहीं था पहले कि दुबई से वापस आएंगी, पता नहीं क्या हालात हुए, दुबई से वो वापस आ गई। और आने के बाद फिर वो वाक़या हुआ, आपको पता है पिंडी, क्योंकि कोई पिंडी का मतलब बहुत गलत फ़ैसला था जिस तरह से हुआ, जिस तरह उनको एक्सपोज कराया गया, लाया गया, मतलब ये सारा का सारा खुला पता चलता है ये गड़बड़ है। तो बीबी के मर्डर में क्या आपस अंदर के लोग शामिल थे? बिल्कुल 100% सारे बाहर के लोगों ने किया है, तो ठीक बात है, लेकिन ज़ाहिर अंदर से मुखबरियाँ होती हैं तो होता है ना सर, ऐसे कैसे होता है। रहमान मलिक का क्या किरदार है इसमें? रहमान मलिक मेरे नज़दीक तो बिल्कुल, मैं तो उन्हें गुनाहगार समझता हूँ, और समझता हूँ कि वो पार्ट ऑफ द पैकेज हैं। अच्छा। जिन लोगों ने बहुत अरसे से ज़माने से प्लान करके बीवी को फंसवाया, मरवाया, और आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी को तबाह किया गया। इन लोगों के, इनकी गैर सियासी अनासिर जो थे, इन्होंने मिल करके तबाह किया है पार्टी को। बहुत शुक्रिया आपका अकरम कायम खानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे निकाला। आपको अकरम कायम खानी का इंटरव्यू कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी है, इंटरव्यूज़ देखने हैं, या अगर आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखनी है दिलचस्प जो हमारी यूट्यूब चैनल पे पेश की जाती हैं, तो वो आपसे मिस ना हो। अपना ढेरों ख्याल रखें। उर्दू प्रेस में वाजिद रज़वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।